आज हमारे पास ऑक्ट्यूरोटाइड टॉपिक है। ठीक है, ये इसकी लास्ट क्लासिफिकेशन है, बाकी चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली। और ये हमारे पास नॉन स्पेसिफिक स्मेटोस्टेटिन एनालॉग होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास स्मेटोस्टेटिन आता है। अब हम ऑक्ट्यूरोटाइड की बात करें तो इसकी जो हाफ़ लाइफ है वो हमारे पास 1.5 आवर्स की होती है। अब इसको हम लोग इंट्रावेनसली भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं और इसको सबकुटेनियस इंजेक्शंस भी दे सकते हैं। अब सबकुटेनियसली जब हम इसको इंजेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होता है कि जिसके एक्शन की ड्यूरेशन होती है वो 6 to 12 आवर्स की हो जाती है। अब मेटाबॉलिज्म की हम लोग बात करते हैं तो इसकी जो मेटाबॉलिज्म है ना, सबसे ज़्यादा वो हमारे पास लीवर में हो रहा होता है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो 32% जो होता है ना इसका, वो हमारे पास एक्सक्रीट होता है यूरिन में। और जो हमारे पास 30 to 40% है ना, वो हमारे पास लीवर के थ्रू फीसिस में एक्सक्रीट हो रहा होता है। और जो 11% होगा ना इसमें से, वो हमारे पास अनचेंज्ड होता है और वो हमारे पास यूरिन में अपेयर हो रहा होता है। ठीक है, और जो 2% होता है ना अनचेंज्ड, वो हम लोग रिकवर कर सकते हैं इन फीसिस में। अब अगर इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये जो ड्रग है ना, ये बेसिकली हमारे पास क्या करता है कि जो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन होती है ना वाटर की, उसको स्टिमुलेट कर रहा होता है। अब हमने देखा था डायरिया में कि या तो हमारे पास मोटिलिटी इंक्रीज़ हो रही थी या एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो रही थी। और इसमें हमारे पास जो ऑक्ट्यूरोटाइड है, ये हमारे पास क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड को इंक्रीज़ करता है। कैसे इंक्रीज़ करता है, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये हमारे पास एंडोजीनियस फ्लूइड सिक्रीशन हो रही होती है ना जो ज्यूजिनम में, उसको ये हमारे पास डिक्रीज़ कर देता है। ठीक है, अब ये जो है ना हमारे पास ऑक्ट्यूरोटाइड, ये हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, लाइक गैस्ट्रिन हो गया, सीसीके हो गया, ग्लूकागोन, ग्रोथ हार्मोन, सेरोटोनिन हो गया, वीआईपी हो गया, इन सब को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। अब जब इनको इनहिबिट करेगा तो हमारे पास फ्लूइड सिक्रीशन जो होती है वो तो हमारे पास डिक्रीज़ होगी, और जब फ्लूइड सिक्रीशन डिक्रीज़ होगी तो हमारे पास वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। एक तो ये चीज़ करता है कि इन सारे हार्मोन्स को हमारे पास इनहिबिट कर देता है। और जैसे हमने पहले बात की कि इंटेस्टाइनल फ्लूइड सिक्रीशन और पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है, और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी ये इनहिबिट करता है, गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शंस को इनहिबिट कर देगा, और पोर्टल एंड स्प्लैंक्टिक ब्लड फ्लो को भी ये रिड्यूस कर देता है। ये चार चीज़ें, एक हार्मोन को कम करेगा, एक हमारे पास सिक्रीशंस को इनहिबिट कर देता है, और उसके बाद हमारे पास मोटिलिटी, कॉन्ट्रैक्शंस, ये सारी चीज़ें इनहिबिट कर देता है, और ब्लड फ्लो भी इनहिबिट कर देता है। अब हम ऑक्ट्यूरोटाइड के यूजेस की बात करते हैं। लेट्स सपोज एक पेशेंट है, ठीक है, उसको न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स की बात करते हैं, जैसे कार्सिनोइड हो गया या लिपोमा हो गया। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये हमारे पास सिक्रेटरी डायरिया भी काउज करती हैं और सिस्टेमिक सिम्टम्स भी हो रही होती हैं पेशेंट को। सिस्टेमिक सिम्टम्स में हमारे पास क्या आ जाता है, वीजिंग और फ्लशिंग आ जाता है। अब जो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं ना कि जिनको मतलब आपने सुना ही होगा कि किसी बंदे का ट्यूमर इतना ज़्यादा हो जाता है कि सर्जरी से भी वो जो है वो रिकवर नहीं कर सकता। तो हम लोग उनको क्या करते हैं कि हम उनको ऑक्ट्यूरोटाइड दे देते हैं, और ऑक्ट्यूरोटाइड हमारे पास क्या करता है, जो सिक्रेटरी डायरिया और सिस्टेमिक सिम्टम्स, इन दोनों को इनहिबिट कर देता है। अब हमने यहाँ पे देखा था इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में कि ये हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स के सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहा होता है। अब ये जो सिक्रेटरी डायरिया और सिस्टेमिक सिम्टम्स को इनहिबिट कर रहे हैं ना, ये इनहिबिट इसलिए हो रही होती हैं क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंट हार्मोन्स हो रहे होते हैं ना, जो ट्यूमर की प्रोग्रेशन करा रहे होते हैं, ये उनको इनहिबिट कर देते हैं। ये सारे हार्मोन हमारे पास ट्यूमर की प्रोग्रेशन ही सॉरी करा रहे होते हैं ना, तो ये जब इन हार्मोन्स को इनहिबिट करेगा तो हमारे पास ट्यूमर जो है वो जहाँ पे होगा वो वहीं पे रुक जाएगा, मतलब उसकी ज़्यादा वो हमारे पास स्प्रेड नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि उसको ट्रीट कर देगा, उसको ट्रीट नहीं करता, बल्कि हम लोग सिम्टम्स को कम करने के लिए या सिक्रेटरी डायरिया को ट्रीट करने के लिए दे देते हैं कि ये कंडीशन वर्स ना हो हमारे पास। अब जो हमारे पास ऑक्ट्यूरोटाइड है ना, इसके डोज रिलेटेड इफेक्ट होते हैं। मतलब अगर हम इसको कम डोज में ले रहे हैं तो ये क्या करेगा, हाई डोज में ले रहे हैं तो क्या, अगर हम लोग इसकी कम डोज ले रहे हैं ना, अब ये 50 mcg का मतलब है 50 माइक्रोग्राम पर 100 मिलियन, कुछ ऐसी है इसकी वो मतलब आप लोग ये यूनिट चेक कर लेना। लो डोजेस में अगर हम लोग ले रहे हैं ना, तो ये हमारे पास मोटिलिटी को, जीआईटी की मोटिलिटी को स्टिमुलेट कर देता है, और अगर हम लोग हायर डोजेस ले रहे हैं ना इसकी, तो ये हमारे पास जीआईटी की मोटिलिटी को इनहिबिट कर रहा होता है। अब हमारे पास जो ऑक्ट्यूरोटाइड है ना, ये हाई डोजेस में अफेक्टिव होता है, लेकिन अफेक्टिव किन पेशेंट में होता है, जिनमें हमारे पास वेगोटमी हो या हमारे पास डंपिंग सिंड्रोम हो। अब डंपिंग सिंड्रोम में हमारे पास क्या आता है कि कुछ पेशेंट्स मतलब ऐसे होते हैं ना कि जो हमारे पास फूड होता है वो डायरेक्ट स्टमक से ड्यूडिनम में जा रहा होता है, बहुत
मतलब हाई स्पीड पे जा रहा होता है स्टमक से ड्यूडेनम में, तो उसको हम लोग, और स्पेशली डंपिंग सिंड्रोम में तो स्पेशल हमारे पास ये होता है कि जो शुगर्स वगैरह होती हैं ना वो हमारे पास स्टमक से ड्यूडेनम में बहुत हाई रेट पर जा रही होती हैं, तो हम उसको कह देते हैं डंपिंग सिंड्रोम। और वेगोटमी तो आपको पता ही है कि वेगस नर्व हम लोग उसकी सर्जरी वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों में हमारे पास हाई डोजेज़ में ऑक्टेरोटाइड इफ़ेक्टिव होंगे, या हमारे पास जो शॉर्ट बाउल सिंड्रोम हो गई है हमारे पास कोई, या एड्स वगैरह में, ये हमारे पास इफ़ेक्टिव होंगे। अब ये तो मैंने आपको बता दिया हाई डोजेज़ में। अब लो डोजेज़ में ये हमारे पास कब इफ़ेक्टिव होता है, जब हमें स्मॉल बाउल की जो मूवमेंट है उसको स्टिमुलेट करना हो। अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं ना कि जिनमें स्मॉल बाउल में हमारे पास बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो रही होती है, या इंटेस्टाइनल सूडो ऑब्स्ट्रक्शन। अब इंटेस्टाइनल सूडो ऑब्स्ट्रक्शन में हमारे पास क्या होता है कि फ़िज़िकली तो ब्लॉक नहीं हुई होती हमारे पास इंटेस्टाइन, लेकिन हमारे पास सिम्टम्स ऐसी अपेयर हो रही होती हैं कि हमें लग रहा होता है कि शायद इस बंदे की जो इंटेस्टाइन है वो ब्लॉक हो गई है। तो ऐसे केसेस में हमारे पास ये लो डोजेज़ में इफेक्टिव होगा ऑक्टेरोटाइड। अब जो ऑक्टेरोटाइड है इसको हम लोग जीआईटी ब्लीडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। और जो पेशेंट्स होते हैं ना पैंक्रियाटिक फिस्टुला के, पैंक्रियाटिक फिस्टुला में हमारे पास क्या होता है, जो पैंक्रियास के सिक्रीशंस होती हैं ना, वो कोई होल वगैरह रह गया या कोई भी ओपनिंग रह गई तो वो पैंक्रियास से बाहर आ रही होती हैं, तो उनमें भी ये हमारे पास इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस को हमारे पास इनहिबिट कर रहा होता है। और पैंक्रियाटिक फिस्टुला में पैंक्रियास की जो सारी सिक्रीशंस है वो तो बाहर आ गई। अब जब हम ऑक्टेरोटाइड देंगे तो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन कम होंगी, तो हमारे पास जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस हैं वो कम बाहर आएंगी, क्योंकि उनकी सिक्रीशन को हमने इनहिबिट करती है। तो ये पैंक्रियाटिक फिस्टुला अगर किसी पेशेंट को है तो फिर भी ये हमारे पास इफेक्टिव होगा। अब पिट्यूटरी ट्यूमर्स में भी ये हमारे पास इफेक्ट होता है। एक्रोमेगाली का तो आपको पता ही है कि जो पार्ट्स होते हैं वो लार्ज हो जाए या ओवर ग्रोथ हो जाए बड़े पार्ट्स की, तो फिर उसमें हम लोग आते हैं। अब इसके एडवर्स इफेक्ट में ये हमारे पास क्या करता है कि अब अगर पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस जो हैं वो हमारे पास इम्पेयर्ड हैं, वो ठीक नहीं है, तो हमारे पास स्टीटोरिया हो जाएगा। स्टीटोरिया मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारे पास फैट आ रहे होते हैं स्टूल्स में। अब अगर फैट स्टूल्स में आ रहे हैं तो हमारे पास फैट्स जो सोल्युबल विटामिन है उनकी डेफिशिएंसी भी तो होगी ना। अभी हमारे पास आगे बता रहे हैं जो जीआईटी मोटिलिटी में अगर अल्ट्रेशंस हो रही हैं तो हमारे पास नोजिया, एब्डोमिनल पेन और ये सारी चीज़ें होंगी। इसके एडवर्स इफेक्ट में सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है ना वो ये एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हमारे पास होती है इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। अब इन्फ्लेमेशन गॉल ब्लैडर की कब होगी, जब जो गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो हमारे पास इनहिबिट हो जाए, और जो फैट एब्जॉर्प्शन है तो उसमें हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ रही हो। अब जो फैट एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, जो गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी है वो हमारे पास नहीं हो रही, कॉन्ट्रैक्टिलिटी उसकी इनहिबिट हो गई है, तो हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो गई ना गॉल ब्लैडर की, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। ये भी अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ऑक्टेरोटाइड किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो हमारे पास ये हो सकता है। अब अगर हम लोग ऑक्टेरोटाइड का लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं तो ये जो डिफरेंट हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स हो गए या इंसुलिन, ग्लूकागोन वगैरह हो गए ना, इनकी जो हमारे पास क्वांटिटी है उसमें भी अल्ट्रेशंस कर देगा, क्योंकि वो हमारे पास इनहिबिट कर रहा था ना इन सारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन को। तो ये एडवर्स इफेक्ट्स में आ जाता है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो फिर तो इनकी जो भी हमारे पास मतलब एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा ना, अगर ये हमारे पास सिक्रीशन ही नॉर्मल नहीं हो रही, क्योंकि इनको इनहिबिट कर रहा था ये। आगे हमारे पास उन्होंने बताया कि जो ऑक्टेरोटाइड है वो हाइपोथायरॉयडिज्म भी कर सकता है, और ब्रेडिकार्डिया भी। ऑब्वियस सी बात है, हाइपोथायरॉयडिज्म हमने पहले भी पढ़ा था कि ब्रेडिकार्डिया की कॉज ही हाइपोथायरॉयडिज्म होती है। फर्स्ट ईयर में आप लोग फिजियो में पढ़ के आए होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब एडवर्स इफेक्ट में आप लोग ने तो मेनली एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस याद रखना है, ब्रेडिकार्डिया याद रखना है और हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। बाकी हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है और स्टीटोरिया आ जाता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और ये जो जीआईटी मॉड्यूल है उसकी फार्मा आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। होप सो कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होंगी और आप लोगों को समझ आई होंगी। बाकी ये है कि अगर फिर भी कोई क्यूरी हो या कोई चीज़ समझ नहीं आई, कहीं पे कुछ चीज़ें रह गई हैं या कुछ भी है ना, तो आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में।